नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाग्यशाली कुंडली। ध्यान दीजिए, भाग्यशाली कहने का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों के पास भाग्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम देखे जाते हैं कि अगर उन भावों में वो भावेश बली हैं, नवांशा में भी उनका बल मिल जाता है, तो आदमी को री अटेम्प्ट कम करने पड़ते हैं या भाग्य का प्रारब्ध का अच्छा फायदा मिल जाता है। इसमें मैं एक बात एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि बलशाली अलग कुंडली है, भाग्यशाली अलग कुंडली है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको भाग्यवान मान रहे हैं तो वो अरबोपति होगा। मतलब मैं किसी को ना तो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ना ऊंचा ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। भाग्यशाली का सीधा अर्थ है, मैंने कोई चीज किसी चीज के लिए अप्लाई किया, मैं कोई भी कार्य करता हूं, नहीं होता है मेरा एक बार में, और कोई व्यक्ति विशेष मेरे साथ रहता है, मेरे जीवन में आ गया है, कोई भी कार्य रुकते नहीं है। अभी यहां अरबों खरबों लाखों की बात नहीं हो रही है। तो हमें बलशाली भी जीवन चाहिए और भाग्यशाली भी चाहिए। कितना अच्छा हो कि जीवन में मान लीजिए एक महिला है, वो अपने आप को हम हर काम में परफेक्ट मानती है, माने केंद्रों का बल उसके पास पूरा है, बलशाली आप कह लीजिए। बलशाली का मतलब अगेन बाइसेप्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये तो सर तो बॉडी शॉडी की बात कर रहे हैं कि बढ़िया बाइसेप्स होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बलशाली का मतलब जो अपने एफर्ट्स लगाकर काम करना जानता है, उसको परवाह नहीं है, कहता जी री अटेम्प्ट होता है मेरा तो मैं तो करके रहूंगा। ये जो स्पिरिट है, ये बलशाली की बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर अभी उसका विवाह होता है तो फिर वो बलशाली, उसका जो पार्टनर उसको स्पाउस मिला वो भाग्यशाली, उसकी कुंडली में इस प्रकार के कुछ सहयोग थे, तो अब उसके पास बल भी है, उसके पास भाग्य भी है। या ऐसे ही संतानों के साथ भी हमारी कई दफा आपने सुना होगा, देखा होगा, अपने जीवन में भी कई लोगों ने महसूस किया होगा कि उसके जीवन में आने के बाद, उस संतान के जीवन में आने के बाद हमारे री अटेम्प्ट कम हो गए या एक ही अटेम्प्ट में काम हो जाता है। ठीक हो गया। तो यहां पर कोई करोड़ों लाखों की बात नहीं करने आए हैं, सिर्फ ये समझाने आए हैं कि भाई जिसको क्या बोलते हैं, एक वेदना रहती है मन में, कसक रहती है कि यार क्यों मेरा ही काम रुक जाता है, उसके बावजूद भी वो बलशाली है, कहता सर रुक जाता है काम लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। ये जुझारू नेचर है वो बलशाली उसको बनाता है। एक है बड़ा सौम्य रहता है, जैसे महाभाग्य योग में कुछ खासियत भी है और कुछ कमियां भी हैं। अभी मैं महाभाग्य को स्पेशली टॉक करने नहीं आया हूं कि महाभाग्य योग के बारे में मुख्य रूप से क्लास नहीं। जैसे भगवान राम की कुंडली का जो कह सकते हैं वो एक ऐसा ताज है जिसका बोझ सब लोग नहीं संभाल सकते हैं। भगवान राम जी की कुंडली जब आपने देखा होगा कि जब 6 ग्रह उच्च में आ रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं और ऐसे कमाल के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, चंद्रमा लग्न में आ रहा है, लग्न में ही गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, तो जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये एक प्रकार का उच्चत्व का बल भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको फिर पूरे पूरे संसार को अपना परिवार मानकर चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भाग्य तक तो ठीक था, लेकिन जहां महाभाग्य की बात आती है तो फिर वह अपना कुछ नहीं है। आप एक का नहीं सैकड़ों का भला करेंगे, लेकिन जिसके मन में विचार है कि नहीं सर मेरा मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरे खेत खलियान, उसके लिए महाभाग्य को कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्लियर हो गया। तो हम तो उनको देवता समान ही मान रहे हैं कि वो एक को नहीं हजारों लोगों को भाग्यवान बना सकता है वो जातक। ठीक हो गया। तो इसीलिए हम आइडियल की कल्पना करते हैं, लेकिन आइडियल चीजें इस धरती में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए महाभाग्य योग को हमने यहां पर स्टार लगाकर 2 लाइनों में लिखा है, इतना ही समझाने के लिए। तो वो एक आदर्श की कल्पना है। ठीक हो गया। और अगर उसके हम नजदीक भी रहते हैं, हमें सारे ग्रह कुंडली में उच्च के नहीं चाहिए, मैं तो स्वयं बोलता हूं, मैं उसका जो बोझ है, उसका वहन मैं नहीं कर सकता हूं। अगर हमारे 2 ग्रह भी उच्च के हैं, बाकी 2 ग्रह स्वग्रही, 1-2 ग्रह नीचे भी, हमारा तो काम चल जाएगा, क्योंकि थॉट वैसी नहीं है हमारी।
इसी प्रकार से भाग्य तक तो ठीक था, लेकिन जहां महाभाग्य की बात आ रही है तो फिर आपका अपना नहीं है, फिर आप सैकड़ों का भला करेंगे, लेकिन जहां जो कंजर्व नेचर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अच्छा है बुरा है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इतनी बात कर रहे हैं हम कैसे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन कहां तक है। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ही लिमिटेड है कि नहीं सर अपना परिवार अपना कुटुंब इतना भला हो जाए वो काफी है, तो भाग्य बली है उतना ही काम चल जाएगा, महाभाग्य की वो कामना ही नहीं कर रहा है। तो कैसे देखते हैं? तो बार बार बोलते हैं लक्ष्मी त्रिकोण लक्ष्मी त्रिकोण, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। कोई भी कुंडली आप उठाएं उसमें आपको 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही मिल जाए। अभी हम मुख्य रूप से हमारा D1 चार्ट लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं, और बार बार आप चाहे जो मर्जी, कई लोग बड़े अच्छे अच्छे तर्क भी रखते हैं कि सर हम इसको बलि बना लेंगे, हम भाव चलित को लग्न चार्ट से बलि मानते हैं, हम नौमांशा को लग्न चार्ट से बलि मानते हैं, हम चंद्र कुंडली को लग्न चार्ट से बलि मानते हैं, हम अरुधा को लग्न चार्ट से बलि मानते हैं। बहुत नियम है, प्रूव करने में तो हम मास्टर हैं, लेकिन अभी बात प्रूव की नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं, ये तो एक बोलते हैं ना धर्म क्या है, धर्म समझाने का नहीं समझने का विषय है। बस यही इसका ये वाक्य है कि ये समझने का विषय है, ना कि मैं दूसरे को समझाने में लगा हुआ हूं, मैं खुद सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा हूं। इसीलिए लग्न वो मैंने समझा है, किसी को ये लगता है कि विचारधारा सही नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, किसी पर थोपने का काम नहीं करना है, ये समझने का विषय है, ना कि समझाने का। समझाने स्पेशली यानी थोपने का, मानना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। अपने को जब लगेगा यार नहीं, मैंने सच में पाया, पहले मेरा ऐसा अनुमान था कि सबसे बलि तो नौमांशा ही होता है, अरे वो खुद बोल रहा है कि वो विवाह के बाद का जीवन ऐड करता है, लेकिन मुख्य जीवन क्या, मुख्य जीवन तो हमारा लग्न। फिर बोलता है नहीं सर अरुधा लग्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो फिर बोल रहा है वो एक इमेज है, और इमेज और रियलिटी में फर्क होता है, और लग्न एक रियल इमेज है और अरुधा एक वर्चुअल इमेज है। स्पेशली फॉर, मैंने पहले भी कई बार कई क्लासेस में समझाया इस चीज को, स्टार के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चंद्र कुंडली माने मैं महसूस क्या करता हूं, कई दफा मेरा महसूस करने से भी कुछ नहीं होता है, समाज में वो प्रतिष्ठा उसकी जो रियल इमेज है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, माने सबसे इंपॉर्टेंट तो लग्न ही है। ठीक हो गया? तो क्या बोल रहे हैं, 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही हो जाए। आप कोई भी कुंडली देख लो, अगर आपने ऐसी कुंडलियां देखी हैं 1, 5, 9 का स्वामी स्वग्रही है, एकदम उसको बोल दे भाई आप भाग्यशाली हैं, आपके कुटुंबियों आपके परिवारों का काम रुक नहीं सकता है। कहते जी एक मिल गया, 3 प्लैनेट में से एक प्लैनेट स्वग्रही मिल गया, तो भी हम कह सकते हैं हमने थ्रेशोल्ड रीच कर लिया है। भाई इसका तो अर्थ क्या है, अगर 1, 5, 9 तीनों ही स्वग्रही हो जाए फिर तो कमाल हो जाएगा। ये अपने कुटुंब की बात, क्योंकि महाभाग्य को हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं अभी। ठीक हो गया? भाग्यशाली कुंडली है, एक होते महाभाग्य योग। ठीक हो गया? तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो सूत्र है और वो एक आदर्श स्थिति है। आप भी समझते होंगे कोई सैकड़ों में लाखों में कोई एक कुंडली इन सारे नियमों को रीच कर पाएगी। भाई जैसे पुरुष की जहां बात होती है, क्यों दिन की बात कर रहा है, क्योंकि वो पुरुष का माने एक, जैसे दिन में सूर्य बलि होता है तो एक मैलेफिक की बात करता है, रात्रि में चंद्रमा बलि होता है तो फिमेलिक की बात करता है। तो जो पुरुष प्रधान गुण है उसको दिन में बलि मान रहा है, महिला प्रधान गुण है उसको रात्रि में बलि मान रहा है। लेकिन आज कलिकाल में, आज के 5000 साल पहले और अभी के काफी फर्क आ गया, यानी कलिकाल अपने पूरे जोश में है। तो इसमें ऐसा भी है कि वो उल्टा भी चल रहा है और उसको हम स्वीकार भी कर रहे हैं। हम कोई मतभेद की दृष्टि में, ये विरोधाभास की दृष्टि में नहीं है। अगर कोई महिला भी आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है तो हम उसको स्वीकार कर ही रहे हैं, इसमें कोई डिनायल वाली बात नहीं है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जहां महाभाग्य योग की बात आती है वहां पर मुख्य रूप से आप भी समझते इवन नंबर, एस्ट्रोलॉजी भारतीय ज्योतिष में मुख्य रूप से क्या बताता है, इवन नंबर, यानी हम बोलते भी पंचम भाव में इवन नंबर का प्रभाव ज्यादा आ रहा है तो वो बेबी गर्ल की बात करता है, ऑड नंबर बेबी बॉय। इसी प्रकार से
महाभाग्य योग में भी जो ऑड नंबर के लग्न है, चंद्र राशि है, सूर्य राशि है, ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, वो उसके महाभाग्यवान होने की बात बोल रहा है। ठीक हो गया। तो उसको हमने इसीलिए अभी इस क्लास में फिलहाल प्रायोरिटी पर नहीं रखा है, क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशन ही इतनी बड़ी नहीं है। कहता जी विराट स्वरूप दिखाओ, कहते जी आपने और भी कई स्वरूप होते हैं वो देख लिए नहीं, कहते फिर विराट स्वरूप कैसे देखेंगे? भगवान कृष्ण को देखा नहीं है और विराट स्वरूप की कामना कर रहा है, इसीलिए पहले अर्जुन की तरह धीर गंभीर बने और भगवान कृष्ण के रूप की कल्पना कर लें, उसके बाद हम विराट स्वरूप का ध्यान करें। तो ये कुछ ऐसा ही है कि वो तो आदर्श स्थिति की बात कर रहा है। मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाती है, उसके बावजूद भी फिर ये भी इसमें देखा जाता है, अभी पुरुष नक्षत्र में जन्म हुआ है कि महिला नक्षत्र में। कुछ नक्षत्र ऐसे भी जिनको हम उदासीन मानते हैं, या ना पुरुष मानते हैं ना महिला मानते हैं, तो वो भी देखा जाता है। लेकिन अभी हम महाभाग्य पर मुख्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाग्यवान होने पर बात कर रहे हैं, यानी रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, आइडियल स्टेट की बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग कभी मैच करना चाहें, या जो हमारे पुराने सूत्र एज इट इज महाभाग्य योग किसको बोलते हैं, वो अंतिम में जो 2 लाइनें वो है। तो आपको समझ में आ गया। जैसे यहां पर प्रथम भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ अपने खुद के भाव में, ठीक हो गया। सूर्य, बृहस्पति, ठीक हो गया, तीनों स्वग्रही हैं, बहुत भाग्यवान है। अब चाहे ये महिला हो चाहे ये पुरुष हो, ध्यान दीजिए, अगर ये पुरुष है तो आप देख रहे हैं कि इसका लग्न और इसका सूर्य दोनों ऑड यानी विषम संख्या में है। सूर्य भी विषम राशि में बैठा है, लग्नेश माने लग्न हमें देखना है, लग्नेश नहीं देखना, लग्न विषम में है, और उसका सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जन्म हुआ है। चंद्रमा की भी मान लीजिए विषम राशि है, मेष राशि है, मिथुन राशि है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाग्यवान के ऊपर महाभाग्यवान योग में पैदा हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन हमारा भाग्यवान होना ही चल जाएगा, हमें आदर्श स्थिति में फिर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। फिर आपको राज्य का नहीं धरती का सम्राट माना जा सकता है, लेकिन सम्राट होने में और सम्राट माना जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको फिर कोई भी निहित स्वार्थ आपके मन में नहीं रह जाएगा, वो साक्षात कह सकते हैं ईश्वर का ही अंश है। जहां इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके होने से एक परिवार का नहीं सैकड़ों परिवारों का भला हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमें तो इतना ही काफी, 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही हो जाएं, और अगर मान लीजिए तीनों नहीं भी होते, 2 हो जाएं, लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं। पहली शर्त यह, या परिवर्तन योग में भी इस भाग्यवान कुंडली का फायदा मिलेगा। पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए, नवमेश पंचम भाव में बैठ जाए, इस प्रकार से लग्नेश के साथ परिवर्तन, 1, 5, 9 के स्वामी आपस में परिवर्तन कर लें तो भी ये बहुत भाग्यवान कुंडली है। अभी हम बलशाली की बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र बात करता है ज्यादा एफर्ट्स की, कमाल की ताकत उसके अंदर। लेकिन लक्ष्मी त्रिकोण बात करता है कि भाई आप पूरे पुण्य लेकर पैदा हुए हैं, हालांकि वो भी आपके एफर्ट्स हैं, लेकिन वो आपने पहले किए हुए हैं, इसी कारण से आपको इस जन्म में इस प्रकार का भाग्य मिला है, प्रारब्ध मिला है। ठीक हो गया। और इसमें हम जैसे सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है नवमेश। ठीक हो गया। तो अगर ये स्वग्रही है, बाकी के नहीं भी हैं, तो इसके बल को ज्यादा टटोलेंगे भाग्य की दृष्टि से। दोबारा क्लियर कर रहा हूं, शरीर का अच्छा होना भी एक अच्छा भाग्य है। ठीक हो गया, वो लग्न से देखते हैं, लेकिन हमारे री अटेम्प्ट किसी काम में बार बार हम हाथ डालते नहीं बन पा रहा है, वो हम नवम भाव मुख्य रूप से सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण, अगर इसका स्वामी स्वग्रही हो जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक हो गया। तो भाग्य, और जो बोलते हैं ना कि अच्छे परिवार में, या जो जब तब की बात करने वाला भाव है वो पंचम भाव, तो इसका भी संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाग्य के साथ है। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए, तीनों अगर स्वग्रही फिर तो कहना ही क्या, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने इसको रखा है, अपने घर में बैठा है, क्योंकि अभी हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। दोबारा क्लियर करें, कई लोग कह रहे हो कि सर आपने कैसे तय कर लिया, हम तो लग्नेश को सबसे बली मानते हैं।
लग्नेश और भी कई दृष्टियां देगा, क्योंकि उसमें सेरेब्रम, मस्तिष्क, शरीर की भी बात कर रहा है, लेकिन अभी खाली शरीर कमजोर है, फिर भी भाग्यवान बहुत है। हम भाग्य की बात करें तो जहां रडार पर भाग्य आ जाता है तो वहां नवम भाव को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम पंचम भाव को प्रायोरिटी पर देंगे, उसके बाद फिर हम लग्न को देखेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। तीनों है फिर तो फर्स्ट क्लास, फिर तो ऐसे लोग बिरला है आपके जीवन में, और आपके सारे काम निर्विरोध पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे और 11वें भाव के स्वामी स्वग्रही या परिवर्तन योग में। भाई ये तो आपने देखा, आपने जैसे मंगल यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ है, बृहस्पति यहां बैठा हुआ है। अब वो किसको फिर ला रहा है? आप समझते हैं कि धन योग में हम इन्हीं भावों को चुनते हैं। धन योग का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पर धन आए। धन योग का मतलब होता है कि भाई धन मिलेगा, उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा है, वो आपके प्रारब्ध में तय है। और जहां राजयोग की बात आती है, जिसमें केंद्र इन्वॉल्व होना जरूरी है, वहां पर आपके एफर्ट से आपको निरंतर यश ज्यादा मिलता है, उसमें एफर्ट्स लगता है। केंद्र में मुख्य रूप से हमारा जिसको क्या बोलते हैं, बलशाली। ठीक हो गया। तो जहां लक्ष्मी की बात कर रहा है, जहां पर 159 की बात कर रहा है, आपको ध्यान रखना है प्रारब्ध ज्यादा बली है हमारा, पूर्व जन्म का जो हमने कर्म किया है उसका ज्यादा है। कहते भाई ये तो यार दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा काम में कोई चालाकी भी नहीं दिखाई देती है, बड़ा सौम्य सा है, लेकिन इसके काम फटाफट बन जाते हैं। कहता भाई भाग्यवान व्यक्ति है। उसके बाद हम किसको लक्ष्मी त्रिकोण में मानते हैं? जब कभी भी धनियों की बात करते हैं तो 1, 5, 9 के अलावा 2 और 11 भी शामिल होते हैं। तो 2 और 11 इसके बाद हमें विचार करना है। ठीक हो गया। फर्स्ट क्लास तो यही रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, 2 और 11। अभी क्या है इसमें, थोड़ा सा लक्ष्मी के अलावा हम बात करते हैं। माने एक तो होता है कि भाई अर्जित पुण्य, वो 1, 5, 9 से देखते हैं। और जहां 2, 11 की बात आती है, वहां मुख्य रूप से इच्छा पूर्ति और हमारे जो एसेट्स भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। री अटेम्प्ट होना वो भाग्य का विषय है, हमारी सैलरी आ जाना, हमारे खजाने भर जाना, वो दूसरे नंबर का, यानी भाग्य से सेकंड नंबर, इन भावों को देखना है। ठीक हो गया। इसको कई लोग कहते हैं सर 11 और 10 में क्या अंतर है? ये हमारी सैलरी है, ये हमारी सर्विस है, जॉब। ठीक हो गया। तो 11 नंबर किसी का बहुत बली है, 11 नंबर स्वग्रही है, कहता जी सैलरी कमाल मिल जाती है उसको, वो एफर्ट्स चाहे थोड़ा कम भी कर रहे हैं। 10 नंबर कई बार बहुत बली है, बहुत हम पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहते हैं। 11 नंबर थोड़ा कमजोर है, उसको पैसा तो मिलता है, उसको सैलरी बढ़िया मिलती है, लेकिन उसका जो कर्म है जिस दर्जे का, उस प्रकार का सैलरी उसको नहीं बन पाता अगर 11वें भाव का स्वामी कमजोर आता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये इच्छा पूर्ति, बिना कर्म इच्छा पूर्ति की बात बोलता है कि भाई सर मैं ऑफिस में जाता हूं, कोई ज्यादा काम नहीं करता हूं, मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि मेरे इस वाक्य से आप इसको स्लोगन मान ले, ये तो गलत है ही इस प्रकार की कामना। इसीलिए 11वें भाव में एक अशुभता भी छुपी हुई है। भाई बिना कार्य के आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे मिल जाए? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वो भाग्यशाली है, उसको मिल रहा है, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा कि भाई तूने इस जन्म में किया कि नहीं किया उसको छोड़ो, लेकिन तूने, क्योंकि हम भारतीय ज्योतिष में खाली एक जन्म पर बात नहीं करते हैं, हम अगले जन्म की भी बात करते हैं और पिछले जन्म की भी बात करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक संतुलन बनाने के लिए आवश्यक भी है, और वो तो दिखता भी है। ठीक हो गया। इसलिए हमें बात याद रखनी है कि भाई अगर किसी को वो नहीं कर रहा है इस जन्म में, वो अलग बात है, उसका अगला जन्म में फिर उसका मजबूत प्रारब्ध नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मिल रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि वो भाग्यशाली, इस परिप्रेक्ष्य में, इस विषय में तो भाग्यशाली है ही, मिल रहा है उसको, और उसके खजाने, उसके एसेट्स, बैंक बैलेंस भरा हुआ है। तो दूसरे नंबर का भाग्य कहां आ रहा है? 2 और 11। लेकिन ये मुख्य रूप से इच्छा पूर्ति, मटेरियल गेन के लिए, ये हर प्रकार के अटेम्प्ट के लिए 1, 5, 9। ठीक हो गया। और ये परिवर्तन योग में भी बैठ जाए तो भी उसका बल मिल जाता है। भाई 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला गया, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया, स्वग्रही बैठा है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कोई ऐसा एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बिना एफर्ट से सीधा आ रहा है, बना बनाया हमें सब कुछ मिला है। स्वग्रही, 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में।
ठीक है, तो ये भी एक भाग्यशाली कुंडली है। और इसमें फिर थोड़ा और अगर गहन जांच करना चाहते हैं कि भाई भाग्यशाली कौन, फिर मैं बात बता रहा हूं, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं, दूसरे लोग अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग्यशाली नहीं है, इंक्लूडिंग मी आल्सो। मैं भी इस चीज को अपने लिए बता रहा हूं, अपने लिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है, सबके लिए पढ़ा रहा हूं, चाहे वो योग मेरी कुंडली में हो या ना हो, तभी हम उदासीन या कह सकते हैं न्यूट्रल होकर उस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। अगर हम बायस्ड हो जाएंगे तो फिर हम ज्ञान को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बात याद रखनी है कि ये नियम एज इट इज अप्लाई करने हैं। फिर अगर किसी का जन्म समय सही है, इसमें भी जन्म समय सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर 5 मिनट 10 मिनट तक का हेरफेर चल सकता है। लेकिन जहां नवमांशा की या जो भी वर्ग कुंडलियों की बात करते हैं, डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, वहां पर आपकी टाइम एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है नवमांशा का इस्तेमाल करने का। लेकिन कहता जी मेरा समय एकदम सही, तो फिर हम नवमांशा कुंडली में जाएं। नवमांशा लग्न में स्थित ग्रह D1 के नवम भाव से अगर संबंध बनाते हैं, अगेन ये जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन हम नवमांशा का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं? नवमांशा यानी विवाह के बाद की कुंडली, ब्रह्मचर्य के बाद की कुंडली, ठीक हो गया। तो ये हमें बात जरूर ध्यान रखनी, जैसे हमने एग्जांपल चार्ट यहां लिया है नवमांशा D9 या D1, तो इसी जातक के लिए हमने ये नवमांशा लिया है। तो क्या बोल रहा है कि नवमांशा के लग्न में स्थित ग्रह D1 के नवम भाव से संबंध अगर बनाता है मजबूत स्थिति में, जैसे कौन कौन से ग्रह स्थित है? मंगल, गुरु, सूर्य और शुक्र। तो इनमें से कोई ग्रह ऐसा है जो D1 चार्ट के नवम भाव से संबंध बना रहा है, ठीक हो गया। मैंने यहां गुरु लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बृहस्पति ही है, ठीक हो गया। तो आपको ध्यान रखना, उच्च का हो गया है बृहस्पति, और वो क्या है लग्न कुंडली में? वो नवमेश है, नवम भाव में बैठा है, फिर तो कहना ही क्या। तो यहां स्वग्रही है, यहां पर वो उच्च का हो गया और लग्न में ही बैठा है, बहुत भाग्यशाली कुंडली है। बात समझ में आ गई आपको? कहते जी मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बृहस्पति यहां नहीं बैठा हुआ है, D1 चार्ट में जो हमारा लग्न चार्ट है वहां नहीं बैठा है, कहीं और बैठा है ठीक स्थिति में, लेकिन वो D9 में लग्न में आ जाता। तो मैंने बोला ना, लग्न के साथ संबंध बना रहा है, जो लग्न के नवम भाव से जो संबंध बना रहा है, अगर वो D9 के फर्स्ट हाउस में आ जाता है, प्रथम भाव में आ जाता है, तो फिर ये भी भाग्यशाली कुंडली मानी जाएगी। उत्तरोत्तर देखना है, ऊपर वाले ज्यादा प्रायोरिटी पर है, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा और कम, ठीक हो गया भाई। क्योंकि जहां हम नवमांशा की बात करें, डिपेंडेंट बात करें कि भाई ब्रह्मचर्य में नहीं, गृहस्थ में मिलेगा। कहता नहीं नहीं आपका तो लग्न में ही सब है, तो कहता सब कुछ आपको मिलेगा, कोई आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, आपका तो पार्लियामेंट ही बली, और जिसका पार्लियामेंट बली हो सब बली उसका। जिस देश का संसद बली है उसी को हम बली मानेंगे, कोर्ट के बली होने से क्या होता है, ठीक हो गया। तो कोर्ट का बली होना एक एडिशनल एड ऑन हो सकता है, लेकिन वो संसद की पूर्ति कर दे ऐसा नहीं। इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो एक पर्टिकुलर उसके पास एक पावर दी गई है उसको, वो कुछ हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो संसद बदल दे ऐसा संभव नहीं है। तो मैं इसलिए याद है ना भाई, लग्न तो सर्वे सर्वा है, वो तो हमारी पार्लियामेंट है, उस पर उसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो तो खुद दूसरों को, वो तो इंडिपेंडेंट है। कई लोग लग्न को बदलते हैं इससे, ऐसा नहीं। हमें भूलना नहीं है, लग्न ने ही सारे चार्ट्स को पावर दी है, संसद ने ही सारे जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडी कहने को इंडिपेंडेंट हैं, काम कर रहे हैं, वो सब पावर संसद से ही निकल रही है। लग्न खत्म, सब जितने वर्ग कुंडली सब खत्म। तो ये आपको सूत्र समझ में आया। अगला नवमांश लग्नेश, इसमें एक 73वें नवमांश की बात करते हैं। जो गणित पढ़ते होंगे ज्योतिष में वो जानते होंगे कि टोटल जब हम नवमांशों की गणना करते हैं तो कहते हैं कि भाई जैसे एक राशि 30 डिग्री का होता है, तो हर वो कितने में बांटा जाता है उसको, अगर हम उसको बांटते हैं तो जैसे एक चरण, दो चरण, इस प्रकार से हम
राशि को फर्दर बांटे 3 डिग्री 20 मिनट तो वो हर राशि 9 में डिवाइड हो जाती है, इसी कारण इसको नवमांश बोलते हैं। और कितनी राशियां हैं? 12। तो 12 राशियां, हर राशि को 9 नवमांशों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 निम्न 108, 108 नवमांश होते हैं। तो बोलता है कि भाई 73वां नवमांश, इसको चाहे गणित की दृष्टि से देख ले, नहीं तो शब्द की कोई खास आवश्यकता नहीं है। कहीं फिर आप 73 नंबर को भी इंपॉर्टेंट बना लेंगे, भाई ये हमारे ज्योतिष में दिया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो उसकी बात नहीं कर रहा है अभी, वो खाली गणना में देखते हैं। तो 73 नंबर पर आता है जो इसके लग्न में आ रहा है, D9 के लग्न में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। तो आपको ये 73 नंबर भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, खाली इतना देखना है जो आपका नवमांश है उसका जो लग्न है, वैसे काउंटिंग में वो 73 नंबर पर है, बट हमें वो गणित का विषय है, जो गणित कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन अभी अगर कोई फलित के लिए क्लास देख रहा है, उसको इस गणित में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो 73 का भी कोई ना कोई मतलब निकालने लग जाएगा। वो खाली क्या बताना चाह रहा है कि D9 में जो लग्न बन रहा है, जो नवमांश में लग्न बन रहा है, उसका स्वामी बलि है हमारे लग्न में कि नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया? ये एक अगेन भाग्यशाली होने का सूत्र है कि कुंडली बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली है, नॉट वो अरबपति खरबपति की बात मैं बता रहा हूं। भाग्यशाली एकदम अलग विषय है। कहते ये वो उसके मेरे जीवन में आते ही सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती, ये भाग्य का विषय है। तो 4 नंबर है, 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा यहां देखते हैं हमारे मेन लग्न कुंडली में किस स्थिति में। कहता जी वो तो स्वग्रही या वो उच्च का है, बहुत बढ़िया है वो। अगर ऐसा हो जाता है कि वो स्वग्रही है, उच्च का है, तो अगेन हम क्या बोलेंगे कि वो बहुत भाग्यशाली कुंडली है। आगे और इसमें क्या देख सकते हैं, D1 का नवमेश जो हमारा लग्न चार्ट है, इसका नवमेश, हालांकि इसका काफी हद तक संबंध है, ये दो नियम एक दूसरे के कह सकते हैं पूरक ही माने जा सकते हैं, बट इसको अलग ढंग से भी पढ़ना हो कि आपने अपना नवमेश देखा, कौन है नवमेश? नवमेश हमारे D9 चार्ट में बली होके बैठा है, लेकिन अभी उसका कोई लग्न से संबंध नहीं कि भाई स्पेशली वो लग्न में ही बैठा होना चाहिए। ठीक हो गया, उत्तरोत्तर। लेकिन ये नियम इससे ज्यादा बली है, काफी हद तक इसके क्लोज दिखाई देता है, बट इसमें क्या नियम था कि भाई उसका लग्न के साथ संबंध बनना चाहिए, नवमांश लग्न के साथ, नवमांश के फर्स्ट हाउस के साथ। बट यहां पर क्या है, D1 का नवमेश कौन है इस एग्जाम्पल चार्ट के लिए? बृहस्पति। बृहस्पति D9 में किसी भी भाव में बैठा है, लेकिन स्वग्रही उच्च का होकर बैठा है, इसको भी एक भाग्यशाली कुंडली माना जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे आज मुख्य चर्चा के विषय थे। ये मैंने इसलिए लिखा है स्टार लगाकर कि जो भी महाभाग्य योग की बात करते हैं, जो हम कह सकते हैं भाग्यवान होने की आदर्श स्थिति है, जो एक साधारण जीवन कल्पना नहीं कर सकता है, वो इतना ज्यादा वजन है उस कुंडली का, साधारण व्यक्ति उसका वो वहन नहीं कर सकता है, उसको सह नहीं सकता इतने ज्यादा तेज को। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के अगर आपके कोई है तो वाकई वो अपना नहीं, समाज का हित, पूरे समाज का हित पैदा करने के लिए धरती माने करने के लिए इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो पुरुष दिवा जन्म, ठीक है, पुरुष का दिन में जन्म हुआ है, लग्न चंद्र सूर्य विषम राशि के हैं। ठीक हो गया। सूर्य 5 नंबर राशि में है, सूर्य 3 नंबर राशि में, इसी प्रकार से चंद्रमा 1 नंबर राशि में, 3 नंबर राशि में, इसी प्रकार से लग्न 1 3 5 7। और ये क्या बोल रहा है कि अगर नक्षत्र पर भी विचार करते हैं तो नक्षत्र भी पुरुष नक्षत्र होना चाहिए। कौन कौन से पुरुष नक्षत्र वो हमने यहां मेंशन किए हुए हैं? अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये पुरुष नक्षत्र है। तटस्थ माने न्यूट्रल कह सकते हैं, जो किसी लिंग में नहीं माने जाते। मृगशिरा, मूल, शतभिषा, और बाकी जो बच गए सब वो सब महिला नक्षत्र है। तो कहता है महाभाग्य योग में अगर महिला को हम देख रहे हैं किसी, मैं तो ये समझता हूं बढ़िया तरीका क्या है, आप इन नियमों को देखें। जब ये देख लेते हैं तो फिर आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं इससे। लेकिन ऐसा उदास नहीं होना है भी मैं
भाग्यवान हूं, मैं महाभाग्यवान नहीं हूं। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आइडियल चीजें आप जैसे मर्जी देख लें ना, हम चाहे उसको अध्यात्म की दृष्टि से देखें, चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं इस धरती पर। उनका एग्जिस्ट करना करीब करीब इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। आइडियल स्टेट में आपको पता है इक्विलिब्रियम पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हवाएं बहना बंद कर देंगी, श्वास चलना बंद हो जाएंगी। क्लियर हो गया। बट जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब कैसे करंट बहेगा, कैसे हवाएं चलेंगी, कैसे नदियां बहेंगी, कैसे हम ब्रीदिंग करेंगे, कहीं लो है कहीं हाई है, तभी तो हम जी रहे हैं। इसलिए आदर्श या इक्विलिब्रियम की कल्पना करना कि सदैव पूरी धरती पर एक टेम्परेचर हो जाए, भगवान मैं कामना करता हूं, भगवान ने कहा तथास्तु, प्रलय सब खत्म हो गया। तो हमें पता भी होना चाहिए जो हम मांग रहे हैं वो धरती पर पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसीलिए हम इसको, हमारी इच्छा है कि हम आदर्श बन जाएं, लेकिन ये ध्यान रखिए जैसे आदर्श बनते हैं वो चीज लापता हो जाएगी, क्योंकि वो तो देवत्व को प्राप्त हो गया, वो तो देवता, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा बन गया वो। तो लग्न, चंद्र, सूर्य, सम और बाकी नक्षत्र भी उसके महिला नक्षत्र हैं। तो ऐसे लोग पुण्य आत्माएं, बहुत पुण्य करके आए हैं, अपने परिवार का नहीं सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण कर देते हैं अपने भाग्य के कारण। तो यह है महाभाग्य योग का बल। और आज की स्थिति में, कलिकाल की दृष्टि में, तो आप अगर ये सूत्र भी आपकी कुंडली में एप्लीकेबल हो जाते हैं तो काफी है। और जाते जाते मैं आपको ये जरूर याद दिला दूं, अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कहते जी भाग्यवान नहीं है तो क्या हुआ भैया, को होता भाग्यशाली, एक होता है बलशाली। सर बलशाली है करके रहेंगे, रीअटेम्प्ट चाहे 10 आए, हमने तय किया है हमें प्रेसिडेंट बनना है तो बनना है। अब्राहम लिंकन कितने अटेम्प्ट किए आप भी पढ़ेंगे, ऐसे कई सैकड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे। वो एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब आप सोचे जरा, इलेक्शन वो हार रहे हैं, 15-15, 16-16 बार इलेक्शन हार गए, और उसके बाद जब वो जीते हैं सीधा वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। सोचे, कहने में कितना सरल लगता है, एक आदमी 2-3 बार हारता है इलेक्शन में, छोड़ देता है, कहता जी मुझे भाग्य का बल चाहिए ही नहीं, मैंने कर्म को अपना बल बना लिया है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा हारा हुआ व्यक्ति भी परम पद पर पहुंच जाता है, उच्च पद पर पहुंच जाता है, उस राष्ट्र के सब सर्वोत्तम पद पर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एफर्ट्स का, हमारे बल का तो फिर कोई तोड़ है ही नहीं। जब हम अपने उतारू हो जाते हैं अपने बल के साथ, कहता जी भाग्य नहीं है, कोई बात नहीं, करना है सो करना है, 10 बार हार गया सर, करना ही है। और कहां दिक्कत आती है, सदाचारी अगर व्यक्ति है, और सदाचारी मतलब वो व्याभिचार की तरफ ना जाए, भोजन ब्रह्मचर्य का पक्का हो, कोई भी कार्य उसके लिए दुर्लभ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।